गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर्स में हमने कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे। उसी कंटिन्यूटी में एक अब जो नया टॉपिक हम ले रहे हैं वो है आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट इन ए रेक्टेंगल लूप मूविंग इन ए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें रेक्टेंगल लूप आपको लेना है, वो मूविंग पोजीशन में होगी तो उसकी मूविंग के कारण एक आपको लूप लेना है जिसका शेप कैसा है, रेक्टेंगुलर है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ क्या कर रही है, मूविंग पोजीशन में है, किसमें, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इसकी मोशन के कारण, इसके मोशन के कारण कितना उसमें इंड्यूस वोल्टेज डेवलप होगा, कितना उसमें इंड्यूस करंट डेवलप होगा, वही हमें फाइंड आउट करना है। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक लूप है जो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में क्या है, मूविंग पोजीशन में है, तो इसकी मोशन के कारण उस लूप पर कितना ईएमएफ डेवलप होगा, कितना इंड्यूस करंट डेवलप होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। पर हमारे पास इस बार मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है, असमान चुंबकीय क्षेत्र है। अब तक जितने भी आर्टिकल हमने किए उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड था वो कैसा था सर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड था, समान चुंबकीय क्षेत्र था। अब ये पहला केस है जिसमें हम क्या ले रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, असमान चुंबकीय क्षेत्र है। तो आर्टिकल क्या है, आर्टिकल आपका है असमान चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आयताकार लूप के कारण, गतिशील आयताकार लूप के कारण उत्पन्न प्रेरित वोल्टा व धारा। असमान चुंबकीय क्षेत्र में एक आयताकार लूप की गति के कारण कितनी वोल्टा और धारा डेवलप होगी वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए क्या करना है सर, कैसे प्लान करेंगे, बहुत सिंपल है। उसने कहा कि एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लेना है, एक असमान चुंबकीय लेंगे और उसमें हम एक लूप लेंगे और उसको हम क्या कराएंगे, मूव कराएंगे कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में, और उसके मोशन के कारण कितना वोल्टेज डेवलप होगा, कितना करंट डेवलप होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो लेट अस सपोज मान लेते हैं कि ये आपका कौन है, एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, असमान चुंबकीय क्षेत्र है। कौन आपका ये, एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हम ले रहे हैं, असमान चुंबकीय क्षेत्र है आपका, जो जिसकी डायरेक्शन कहां पर है सर, वो इस प्लेन के, ये जो आपका बोर्ड है, ये जो प्लेन है सर, उसके ऑलवेज क्या है, परपेंडिकुलर है। यहां आपने क्या ले रखा है, एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ले रखा है जो जिसकी डायरेक्शन कहां पर है सर, ये जो हमने प्लेन ले रखा है, ये जो हमारा बोर्ड है उसके परपेंडिकुलर है, या तो परपेंडिकुलर इनसाइड या फिर आउटसाइड, या तो प्लेन के आउटसाइड है या फिर इनसाइड है, परपेंडिकुलर टू बोर्ड है। अब क्या करना है सर, हमें इस नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या करना है सर, एक रेक्टेंगल लूप लेनी है। क्या लेना सर, एक रेक्टेंगुलर लूप लेनी है जो कि मूव करेगी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में। ठीक है, तो ले लेते हैं सर, लेट अस सपोज सर ये एक रेक्टेंगल लूप है, ओके, ये हमने एक रेक्टेंगल लूप ले ली, कौन है सर, PQRS। लेट अस सपोज हियर PQRS एक क्या है सर, रेक्टेंगल लूप है जो क्या कर रही है सर, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में क्या सर, मूव कर रही है, मोशन कर रही है यहाँ पे। तो लेट अस सपोज ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी v के साथ में क्या कर रही है सर, मूविंग पोजीशन में है। और साथ में ये भी मान लेते हैं आल्सो लेट कि लेंथ ऑफ दिस लूप, लेट अस सपोज कितना है, L है, लेंथ ऑफ दिस लूप, लेंथ कितनी है सर, मान लेते हैं सर लेंथ कितनी है L, और सर ब्रीथ कितनी है B। तो सर लेट अस सपोज सर इसकी लेंथ कितनी है L और सर इसकी ब्रीथ कितनी है B है, इसकी ब्रीथ कितनी है B है। ठीक है, तो एक रेक्टेंगुलर लूप है, आयताकार लूप है जो कि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में सर मूविंग पोजीशन में है। तो इसकी मूविंग के कारण, इसके मूविंग के कारण यहां पर कितना वोल्टेज डेवलप होगा, कितना करंट डेवलप होगा, वही हमें फाइंड आउट करना है, वही हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है
कि सर बताइए इसकी मोशन के कारण यहाँ इंड्यूस करंट या इंड्यूस वोल्टेज डेवलप क्यों होगा, ठीक है, ठीक है, इंड्यूस करंट या इंड्यूस वोल्टेज डेवलप क्यों होगा। तो उसका कारण है कि जैसे ही ये जो लूप है सर ये मोशन करेगी, मूव करेगी, तो सर इससे जो कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स है, इस लूप से जो कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स है सर उसमें क्या होगा, चेंज होएगा। क्या आएगा, चेंज। क्यों सर चेंज क्यों आएगा, क्योंकि देखो आपने यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड ले रखा है सर वो कैसा है, सर आपने कहा कैसा है सर, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जिसके एवरी पॉइंट पर मैग्नेटिक, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो, समान नहीं हो, इक्वल नहीं हो, अलग अलग पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो, अलग अलग हो। ऐसा मैग्नेटिक फील्ड क्या कहलाता है सर, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। तो यहाँ पे आपने एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड ले रखा है जहां पर जिसके एवरी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी जो वैल्यू है सर वो एवरी पॉइंट पे सेम नहीं है। लेट अस सपोज यहाँ पर कितना है, V1 है, यहाँ पर कितना है, V2 है, यहाँ पर कितना है, V3 है। तो एवरी पॉइंट पे मैग्नेटिक जो फील्ड है उसकी वैल्यू क्या है, अलग अलग है। मैग्नेट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अलग अलग है। इसलिए हमने क्या कहा कि सर ये कौन है, नॉन यूनिफॉर्म है। कौन है, असमान चुंबकीय क्षेत्र। तो आप ये भी मान लीजिए कि सर लेट अस सपोज यहाँ पर मैग्नेट कितना है, V1 है, और सर यहाँ पर मैग्नेट कितना है, V2 है, ठीक है। तो जब आप आगे फॉरवर्ड करेंगे तो मैग्नेट चेंज हो रहा है। अब मैग्नेट इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। तो आप हम ये भी मान लेते हैं, लेट अस आल्सो सपोज कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के साथ, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के साथ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है सर, डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है सर, डिक्रीज हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड में क्या आ रही है, कमी आ रही है, ठीक है। तो आप देखो जैसे ये लूप आगे की तरफ फॉरवर्ड करेगी, मोशन कर रही है, तो जैसे ही लूप आगे की तरफ फॉरवर्ड करेगी तो सर इससे जो कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स है सर उसमें परिवर्तन होगा। और सिंस आगे जाने पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो फ्लक्स भी क्या होगा, कम। क्योंकि फ्लक्स क्या होता है सर, फ्लक्स होता है B डॉट A। फ्लक्स क्या होता है, B डॉट A होता है। तो आगे फॉरवर्ड करने के साथ मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो रहा है सर, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रहा है, तो डेफिनेटली फ्लक्स भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो जैसे ही लूप आगे की तरफ फॉरवर्ड करेगी तो सर इससे कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। किस रूप में होगा सर, डिक्रीज के रूप में होगा। पर हम जानते हैं कि सर चेंज होना चाहिए, कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, चाहे वो इंक्रीज के रूप में हो जाए चाहे वो डिक्रीज के रूप में हो जाए, फ्लक्स में परिवर्तन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा सर, आप इसकी मूविंग क्वेश्चन लेते हैं तो हम मान लेते हैं कि माना ये जो लूप है सर वो कितने टाइम में, डेल टी टाइम में। लेट अस सपोज सर ये एक स्मॉल टाइम डेल टी में, ये स्मॉल टाइम डेल टी में क्या है सर, v वेलोसिटी के साथ मोशन करती हुई कहां पर आ जाती है सर, नई पोजीशन में आ जाती है। और लेट अस सपोज सर वो यहां पर आ जाती है इस तरह से। ये लीजिए हम मान लेते हैं कि माना डेल टी टाइम पश्चात सर ये जो रेक्टेंगल लूप है सर ये कुछ फॉरवर्ड आगे मूव कर जाती है और सर एक न्यू पोजीशन पर आ जाती है, एक न्यू पोजीशन में आ जाती है। सर कौन है सर, ये है आपका P डेक्स, Q डेक्स, R डेक्स और S डेक्स, ठीक है। पहले कौन सी पोजीशन में थी सर, P Q R S। डेल टी टाइम में ये जो लूप है सर वो v वेलोसिटी के साथ में सर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है और नई पोजीशन कहां आ जाती है सर, P डेक्स, Q डेक्स, R डेक्स और S डेक्स। तो आप बताइए क्या इस लूप ने यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट किया क्या? आप देखो इस ये लूप पहले यहां पर थी, तक इतना डिस्प्लेसमेंट उसका हो गया, या फिर ये ले लीजिए इतना डिस्प्लेसमेंट आगे हुआ। तो सर ये डिस्प्लेसमेंट जो होगा आपका सर वो लेट अस कितना x है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है सर वो कितना x है। तो सर ये डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा बताइए यहाँ पे। तो आप देखो ये जो लूप है किस वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रही है सर, v वेलोसिटी के साथ में। कितने टाइम ट्रेवल किया, डेल टी टाइम। तो सर उसकी ट्रैवलिंग डिस्टेंस कितनी होगी, तो हम जानते हैं सर जो डिस्टेंस होती है सर वो क्या होता है, स्पीड अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस क्या होता है सर, स्पीड अपॉन टाइम होता है। तो सर यहाँ से अगर हम बात, सॉरी स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है सर डिस्टेंस अपॉन टाइम।
तो हमें क्या चाहिए डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या होगा सर स्पीड इनटू टाइम। ट्रैवलिंग डिस्टेंस क्या होता है सर स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ स्पीड कितनी है v वेलोसिटी, कितने टाइम ट्रेवल कर रहा है डेल्टा टाइम, तो कितनी ट्रैवलिंग होगी सर स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितना है सर स्पीड तो है v और टाइम कितना है सर डेल t, टाइम कितना है डेल t। तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा इस लूप का डेल t टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट होगा सर वो कितना होगा सर वो होगा v इनटू डेल t। अब देखो जैसे ही लूप आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है तो सर इससे कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, और हम जानते हैं कि जैसे ही कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तो सर हम क्या डेवलप होगा सर इंड्यूस डेवलप होगा, ठीक है इंड्यूस डेवलप होगा और वोल्टेज डेवलप होगा और करंट डेवलप होगा। तो कितना वोल्टेज डेवलप होगा वही हमें फाइंड आउट करना है, कितना करंट यहाँ डेवलप होगा, कितना करंट इसमें फ्लो करेगा सर वही हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इसकी कुछ बेस लिखते हैं। तो क्या है सर आपने क्या देखा सर इस फ्लोइंग डायग्राम में क्या देखा सर, इन द फ्लोइंग डायग्राम एक रेक्टेंगल लूप क्या है सर मूविंग पोजीशन में है, किसमें सर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है। तो आपने क्या देखा इन फ्लोइंग डायग्राम in flowing diagram a rectangle loop with length small l and breadth small b is show। डायग्राम में एक रेक्टेंगल लूप शो है जिसकी लेंथ कितनी है स्मॉल l है और ब्रेथ कितनी है स्मॉल b है, और ये लूप क्या है सर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में क्या है सर मूविंग पोजीशन में है। क्या है सर ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में क्या करे सर मूविंग पोजीशन में, किसमें है सर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है। तो हम बोलेंगे हियर रेक्टेंगल लूप इज मूविंग with constant velocity small v in non uniform magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड क्या कहा बहुत सिंपल है सर, यहाँ पर एक असमान चुंबकीय क्षेत्र है और उसमें एक आयताकार लूप जिसकी लेंथ कितनी स्मॉल l है, ब्रेथ कितना स्मॉल b है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी v के साथ में क्या है मूविंग पोजीशन में है, मूव कर रही है। अब हम क्या करेंगे कि सर हम मान लेते हैं कि सर डेल्टा टाइम में ये जो लूप है सर वो कहां पहुंच गई सर न्यू पोजीशन में पहुंच गई। कहां पहुंच गई न्यू पोजीशन, कहां तक p डेक्स q डेक्स r डेक्स और s डेक्स। तो हम मानते हैं लेट आफ्टर small time delta the rectangle loop in new position p डेक्स q डेक्स r डेक्स और s डेक्स। पहला सपोज मान लेते हैं कि डेल्टा टाइम में ये नई पोजीशन p डेक्स q डेक्स r डेक्स और s डेक्स पर आ जाती है। तो इसका जो ट्रैवलिंग डिस्प्लेसमेंट होगा तो क्या बोलेंगे, तो देन ट्रैवलिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ लूप इन टाइम डेल्टा इस कितना होगा x कितना होगा सर v इनटू डेल्टा तो हम बोलेंगे क्या बोलेंगे सर, हम कहेंगे कि देन आफ्टर ठीक है स्मॉल टाइम डेल्टा, ठीक है
तो बताइए सर ये यहां से यहां क्रॉस करके आ गया, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, तो कितना डिस्प्लेसमेंट आएगा सर? वो आएगा x कितना आएगा सर? v इंटू डेल टी, v इंटू डेल टी। तो देखो डिस्प्लेसमेंट कितना है x, लेकिन हमें यहां पर ये फाइंड आउट करना है कि सर इसके एरिया में क्या चेंजेस आ रहा है, कितना एरिया कवर किया इसने। ये लूप जब यहां से यहां पर मूव करती है तो बताइए इसने कितना एरिया कवर किया। या तो आप ये एरिया फाइंड आउट करें या फिर सर आप ये एरिया फाइंड आउट करें। आप देखो जब लूप आगे मोशन करती है v वेलोसिटी के साथ में और डेल टी टाइम तक, v वेलोसिटी और डेल टी टाइम तक ट्रेवल करती है सर, इतना एरिया ये वाला जो है सर, ये वाला एरिया इसने क्रॉस किया, कितना है सर? डेल। तो हम यही निकालना चाह रहे हैं सर यहाँ पे ये एरिया कितना होगा, कितना एरिया ये क्रॉस करेगा यहाँ पे। क्यों सर एरिया क्यों फाइंड आउट करना चाह रहे हैं? क्योंकि देखो हमें निकालना है कि सर यहाँ इंड्यूस करंट कितना डेवलप हुआ, इंड्यूस वोल्टेज कितना डेवलप हुआ। तो सर करंट या वोल्टेज डेवलप कब होगा? जब इससे कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। तो पहले यही निकालेंगे कि सर इससे कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स में कितना चेंज हुआ, इससे कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स में कितना चेंज हो रहा है। और फ्लक्स निकालने के लिए क्या होता है, बी डॉट ए की बात करनी पड़ेगी, एरिया की बात करनी पड़ेगी। इसलिए हम बोल रहे हैं कि कितना एरिया इसने कवर किया। जब एरिया फाइंड आउट हो जाएगा तो उससे क्या निकालेंगे? फ्लक्स। उससे क्या निकालेंगे? फ्लक्स निकालेंगे। तो बताइए कितना एरिया कवर करेगा? तो हम बोलेंगे, हम कह रहेंगे क्या, देन हियर क्रॉस्ड एरिया, देन एरिया crossed by rectangle loop in small time del t कितना आएगा? इस डेल ए कितना आएगा बताइए सर? ये आएगा आपका एरिया क्या होगा सर? चलिए ये वाला एरिया निकालना है, कितना होगा बताइए सर? ये होगा सर लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ तो कितनी है सर इसकी? वही है एल आपकी। लेंथ कितनी है इसकी? स्मॉल एल। और सर ब्रेथ कितना आता है इसका? सर स्मॉल एक्स। वो डिस्प्लेसमेंट जो इस लूप के द्वारा ट्रेवल किया गया। तो लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया, ये एरिया निकालना है, इतना एरिया वो आगे फॉरवर्ड कर गया। सर क्या होगा सर? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो कितना आएगा सर? एल इनटू एक्स, एल इनटू एक्स। यहाँ पे हम लिखेंगे तो डेल ए हमारे पास कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा हमारे पास में, x की वैल्यू पुट करो तो कितना आएगा? l इंटू वी डेल टी, वी डेल टी। तो ये हमने क्या कर लिया सर? सर ट्रैवलिंग एरिया निकाल लिया, कितना एरिया ये आगे फॉरवर्ड कर गई। तो देखो सर जब ये लूप आगे फॉरवर्ड करती है तो सर हमें पहले ये निकालना पड़ेगा इंड्यूस डेवलप हो रहा है इसके फ्लक्स में चेंज के कारण। तो पहले बताओ सर कितना फ्लक्स में चेंज हुआ? तो देखो पहले ये लूप यहां पर थी क्या, तो उस केस में ये वाला एरिया कवर कर रही थी। आफ्टर टाइम डेल टी के पश्चात, डेल टी टाइम के पश्चात क्या हुआ सर? इस ये लूप अब नए पोजीशन में आ गई यहां पर। तो देखो क्या किया, पहले ये जो एरिया कवर हो रहा था वो तो ड्रॉप हो गया, और सर अब ये नया एरिया इसने नया एरिया इसने फाइंड आउट किया। ये जो एरिया है सर वो तो पहले भी था और अभी भी है। ये जो बीच में बिटवीन में एरिया दिख रहा है सर वो तो पहले भी था। पहले पोजीशन में क्या था सर? यहां से यहां तक एरिया, और अब सर यहां से यहां तक एरिया। तो क्या चेंज हुआ सर कि सर पहले फर्स्ट पोजीशन में सर ये एरिया कवर हो रहा था, अब सेकंड पोजीशन में लूप ने क्या किया सर? इस एरिया को ड्रॉप कर दिया और नए एरिया को उसने कनेक्टेड कर लिया। तो अब फ्लक्स में चेंज किसके कारण होगा सर? ये तो कॉमन एरिया है, ये तो पहले भी था अभी भी है सर। यहाँ जो फ्लक्स कनेक्टेड था सर वो अब ड्रॉप हो गया है और नए फ्लक्स को उसने कनेक्टेड कर लिया है। तो कितना चेंज होगा? तो पहले निकालना पड़ेगा कि कितना फ्लक्स उसने पहले कनेक्ट किया हुआ था और नई पोजीशन में अब उससे कितना फ्लक्स कनेक्टेड हो रहा है। तो उन दोनों का जो डिफरेंस होगा, पहले फ्लक्स क्या कनेक्ट हो रहा था? ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ मैग्नेट क्या है? ज्यादा, तो कनेक्टेड फ्लक्स भी क्या होगा? ज्यादा। जैसे लूप आगे फॉरवर्ड करती है तो हम क्या कह रहे हैं सर? आगे की ओर जाने पर फॉरवर्ड करने के साथ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो सर आगे मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा तो फ्लक्स भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो पहले फ्लक्स क्या है?
ज्यादा पास आउट हो रहा है, ज्यादा फ्लक्स पास आउट हो रहा है। और सर जब आगे मूव कर गए तो सर अब यहाँ पे जो फ्लक्स होगा वो कम पास आउट होगा। तो पहले फ्लक्स क्या है, ज्यादा है, बाद में फ्लक्स क्या हो गया, कम हो गया। तो फ्लक्स में क्या हुआ, चेंज। तो लेट अस सपोज सर यहाँ फ्लक्स कितना था, कितना है φ1, और सर यहाँ फ्लक्स कितना है φ2। तो पहले निकालो कि पहले कितना फ्लक्स पास आउट हो रहा था φ1, अब कितना फ्लक्स पास आउट हो रहा है φ2, और फिर φ1 से φ1 को क्या करो, डिफरेंस करो। तो हमें क्या मिल जाएगा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या मिलेगा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो आप देखो क्या होगा सर, इससे कितना फ्लक्स कनेक्ट हो रहा है φ1, आफ्टर टाइम डेरिवेटिव कितना फ्लक्स कनेक्ट हो रहा है φ2। तो सर कितने फ्लक्स में चेंज होगा, फ्लक्स में क्या चेंज होगा सर, वो होगा φ1 माइनस φ2। तो इसके फ्लक्स में क्या होगा, हम बोलेंगे चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ द रेक्टेंगल लूप। क्या बोलेंगे, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ रेक्टेंगल लूप इज कितना होगा, डेल फाई। कितना होगा, डेल फाई। कितना होगा सर, तो ये होगा φ1 माइनस φ2। कितना होगा, φ1 माइनस φ2 होगा। ठीक है, अब φ1 माइनस φ2, तो फाई कितना होगा सर, हम जानते हैं फाई बराबर तो क्या होता है, b डॉट a होता है, b डॉट a होता है। तो सर मैग्नेट φ1 में सर यहां मैग्नेट हमने कितना माना था b1, और सर यहां हमने मैग्नेट कितना माना b2। तो पहले कितना मैग्नेट था b1, आगे जाने में मैग्नेट क्या हो गया, डिक्रीज। यहां पे कितना हो गया b2। तो φ1 में मैग्नेट कितना आएगा b1, और φ2 में मैग्नेट कितना आएगा b2। और रही बात सर किसकी, डेल एरिया। तो सर एरिया तो दोनों में सेम है, ये भी कितना है डेल ए, और ये भी कितना है डेल ए। ये एरिया उसने ड्रॉप आउट कर दिया और ये नया एरिया उसने कलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो डेल फाई हमारे पास कितना आएगा, तो ये आएगा b1 इनटू डेल ए माइनस ये कितना आएगा b2 इनटू डेल ए। ठीक है, एरिया सेम है, जितना एरिया आगे यहां से फॉरवर्ड हुआ उतना ये आगे फॉरवर्ड कर गया। तो एरिया के कारण मैग्नेट चेंज नहीं हो रहा, फ्लक्स चेंज हुआ कि सर पहले इस यहां मैग्नेट क्या था, मोर ज्यादा था, तो फ्लक्स भी क्या था, ज्यादा। अब आगे जाने पर सर मैग्नेट क्या हो गया, कम हो गया, डिक्रीज हो गया, तो फ्लक्स भी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो आप देखो कितना आएगा सर, डेल फाई निकालिए कितना आने वाला है सर। डेल फाई अगर हम निकालेंगे तो ये आएगा सर b1 माइनस b2, आप डेल ए कॉमन निकाल लें। अब आप बताइए क्या हमने डेल ए पहले निकाल रखा है, कितना क्रॉस एरिया था सर, वो है लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ, l इनटू x। तो x की वैल्यू लिखी थी। तो हमारे पास जो डेल फाई आया सर, जो हमारे पास डेल फाई आ रहा है सर, वो कितना आया सर, ये आया b1 माइनस b2। और किसकी वैल्यू रख रहे हैं, डेल की, तो कितना आएगा सर l, और ये कितना आएगा v डेल t। तो ये हमने चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल लिया ऑफ रेक्टेंगल लूप। तो लूप में कितना फ्लक्स चेंज हुआ सर, डेल फाई हमने निकाल लिया। और हम कह रहे हैं कि सर जैसे फ्लक्स में चेंज होगा, जैसे फ्लक्स में चेंज होगा तो क्या डेवलप होगा सर, वोल्टेज डेवलप होगा, करंट डेवलप होगा। तो सर बताइए कितना वोल्टेज डेवलप होगा, तो हम बोलेंगे डेवलप वोल्टेज, हियर डेवलप वोल्टेज बाय फैराडे लॉ, लेंज लॉ। या तो लेंज के लॉ से निकाल लो या फैराडे के लॉ से निकाल लो। क्या कहता है फैराडे लॉ, चलिएगा E बराबर क्या होता है सर, माइनस डी फाई अपॉन dt। डेवलप वोल्टेज क्या होगा, डी फाई अपॉन dt होगा। तो हम बोलेंगे thus induced EMF in loop by Faraday law। फैराडे लॉ कितना आएगा सर, स्मॉल ई इक्विवेलेंट क्या आएगा सर, माइनस डेल फाई अपॉन डेल टी, डेल फाई अपॉन डेल टी। कितना फ्लक्स में चेंज हुआ, डेल फाई, कितने टाइम में, डेल टी टाइम में। तो फैराडे लॉ क्या कहता है कि डेवलप इंड्यूस्ड वोल्टेज क्या होगा सर, ई स्मॉल ई बराबर कितना होगा सर, माइनस डेल फाई अपॉन डेल टी। पर हमारे पास डेल फाई है क्या, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से
इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट कर दीजिए। क्या करना है सर, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में क्या पुट करेंगे, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो वैल्यू पुट करो, कितना आएगा सर, ये हमारे पास स्मॉल ई कितना आ जाएगा, ठीक है, हम बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिलेगा बताइए सर, स्मॉल ई हमारे पास कितना आएगा, स्मॉल ई हमारे पास आ जाएगा माइनस डेल फाई की वैल्यू पुट करो सर, ये रहा कितना है सर, b1 माइनस b2 और कितना है सर ये है एल वी डेल टी। और सर डिवाइड में कौन है सर, डिवाइड में है डेल टी, डिवाइड में कौन है, डेल टी है। तो सर आप इसमें डेल टी का डिवाइड करें, तो आप बताइए डेल टी से डेल टी कैंसिल हो गया क्या, डेल टी से डेल टी कैंसिल हुआ क्या, तो हमारे पास जो इंड्यूस्ड वोल्टेज डेवलप हुआ सर वो कितना आया सर, वो आया माइनस B1 माइनस B2 और साथ में कौन है L इंटू V। तो ये है इंड्यूस्ड वोल्टेज। इक्वेशन थर्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्वेशन थर्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सर, इस रेक्टेंगल लूप में डेवलप इंड्यूस्ड वोल्टेज को, कि रेक्टेंगल लूप की मोशन के कारण नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मोशन के कारण कितना वोल्टेज डेवलप होगा सर, वो सिंपल है माइनस B1 माइनस B2 L और इंटू में कौन है V है। आप इस नेगेटिव साइन को इस साइड भी ले जा सकते हैं। अब आप चाहे तो इंड्यूस करंट भी निकाल लें, तो सर इंड्यूस करंट तो बाय ओम्स लॉ निकालेंगे, वोल्टेज निकाल लिया। अब बोल दो सर, माना लेट अस सपोज रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉइल, रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉइल कितना है, कैपिटल R है। आप मान लेते हैं सर इस कॉइल का, इस लूप का रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल R है, तो फिर इंड्यूस करंट कितना होगा, E अपॉन R, कितना होगा E अपॉन R। तो हम बोल रहे हैं if resistance of this coil, क्या कहा, if resistance of this coil, if resistance of this loop is capital R, then induced current in loop is क्या होगा, स्मॉल आई क्या होगा, E अपॉन R। स्मॉल आई क्या होगा, E अपॉन R होगा। तो इसमें R का डिवाइड करें तो इंड्यूस करंट कितना आएगा सर, ये आएगा माइनस V1 माइनस V2 और कितना आएगा LV और अपॉन में कितना आएगा R। तो ये लीजिए हमने इंड्यूस करंट भी हमने निकाल लिया। क्या निकाल लिया, इंड्यूस्ड करंट भी हमने निकाल लिया। तो ये हमारा इस आर्टिकल का पहला पार्ट था, फर्स्ट पार्ट था, जहां हमने क्या डिस्प्ले किया कि एक रेक्टेंगल लूप है जो कि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में मूविंग पोजीशन में है, तो इसके मोशन के कारण इसके मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। तो पहले वही निकाला कि मैग्नेटिक फ्लक्स में कितना चेंज हो रहा है, और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज फाइंड आउट करके क्या निकाल लिया, इंड्यूस्ड वोल्टेज बाय फैराडे लॉ। ठीक है, चेंज इन फ्लक्स निकालो, डेल्टा से क्या करो, डिवाइड करो, क्या आ जाएगा, इंड्यूस्ड वोल्टेज आ गया, फिर उसमें रेजिस्टेंस का क्या करा, डिवाइड किया, तो क्या आ गया, इंड्यूस्ड करंट आ गया। तो ये इस टॉपिक का फर्स्ट पार्ट था। इसके सेकंड पार्ट में, इस टॉपिक के हम सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, यहाँ हम ये डिस्प्ले करेंगे, यहाँ शो करेंगे कि ये जो आर्टिकल है, ये जो आर्टिकल है, इसमें एनर्जी कन्वर्जेशन लॉ फॉलो हो रहा है, ऊर्जा संरक्षित है, ऊर्जा संरक्षण नियम लागू हो रहे हैं। यहाँ पे एनर्जी ना डिस्ट्रीब्यूट होगी ना डेवलप होगी, एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो हम यहाँ ये शो करेंगे कि यहाँ एनर्जी, इस आर्टिकल में एनर्जी कन्वर्जेशन लॉ फॉलो होता है, ऊर्जा संरक्षण नियम लागू होता है। ओके, तो नेक्स्ट इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो है एनर्जी कन्वर्जेशन इन ए रेक्टेंगल लूप मूविंग इन ए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए करिए,
देखिए टॉपिक क्या होगा अब हमारा सर, आप सिंपल इसको डिस्प्ले करेंगे और क्या कहेंगे, एनर्जी कन्वर्जेशन in a rectangle loop moving in a non-uniform magnetic field। एक रेक्टेंगल लूप है जो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रही है, मूविंग पोजीशन में है, तो उसमें एनर्जी कन्वर्जेशन देखना है आपको। और अगर हम यहाँ लिखेंगे तो हम लिखेंगे असमान चुंबकीय क्षेत्र में आयता लूप की गति के कारण, आयता लूप की गतिशील आयताकार लूप के कारण ऊर्जा संरक्षण नियम, ऊर्जा संरक्षण नियम क्या प्रूव करना है कि यहां पर एनर्जी कन्वर्जेशन लो फॉलो होता है, ऊर्जा संरक्षण नियम की पालना हो रही। तो देखो कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे, बहुत सिंपल सा है। हमारे पास आर्टिकल क्या है सर, हमारे पास आर्टिकल ये है कि एक सर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड था, ये क्या है सर आपका, एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, क्या है सर आपका, ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इसमें क्या आर्टिकल था हमारा सर, एक रेक्टेंगल लूप है आपकी, ये लीजिए सर, ये किस पोजीशन में है सर, ये मूविंग पोजीशन में है विद कांस्टेंट वेलोसिटी v। कौन है सर, सर ये है आपका p q r और s, p q r और s, ठीक है। और क्या कहा सर, ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में क्या है सर, मूविंग पोजीशन में है, मूविंग पोजीशन में है, किसमें सर, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। और हमने माना नॉन यूनिफॉर्म है तो यहां पर मैग्नेट कितना मान लेते हैं v1, और इस साइड rs पर मैग्नेट कितना है v2। यहां मैग्नेट कितना है v1 है और यहां मैग्नेट कितना है v2 है। और साथ में हमने आल्सो लेट कि जब हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब इसके मोशन के कारण क्या हुआ था सर, इससे कनेक्टेड फ्लक्स में चेंज हुआ, जिससे सर वहां इलेक्ट्रोमैग्नेट इंड्यूशन डेवलप होगा और वहां वोल्टेज डेवलप होगा, करंट डेवलप होगा। तो करंट डेवलप कितना हुआ सर, ये आपने निकाल दिया सर, कितना करंट डेवलप होगा सर, ये होगा -v1 -v2 LV/R। तो हम कह सकते हैं सर, इसकी जैसे ही मोशन होगा सर, यहाँ वोल्टेज वोल्टेज और इंड्यूस करंट डेवलप होता है, तो इस लूप में करंट डेवलप होने लग जाएगा, करंट फ्लो होगा। तो इस लूप में मोशन के कारण जो करंट डेवलप हुआ वो सर क्या करेगा, फ्लो करेगा। तो आप देखिए जैसे लूप मोशन करती है तो करंट फ्लक्स में चेंज होता है, जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंड्यूशन डेवलप होगा और करंट डेवलप होगा, और डेवलप करंट इस लूप में क्या करेगा, फ्लो करेगा, क्या करेगा, फ्लो करेगा, ठीक है। अब यहां हम जो आर्टिकल लेना चाह रहे हैं, आर्टिकल देखो सिंपल सा लेंगे, एक आर्टिकल यूज करेंगे कि सर एक, ठीक है, एक कंडक्टर वायर ले लीजिए आप, जिसमें लेट अस सपोज I एम्पीयर का करंट फ्लो है, और आल्सो लेट कि ये B मैग्नेट में पुट है। एक कंडक्टर वायर है, चालक तार है, जिसमें I एम्पीयर की करंट फ्लो हो रहा है और जो कि B मैग्नेट में रखा हुआ है, जो कि स्मॉल b मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। तो ध्यान रखना, इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण, ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड, इस कंडक्टर वायर पर एक फोर्स अप्लाई करेगा। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है सर, इस कंडक्टर वायर पर क्या करता है सर, एक फोर्स अप्लाइड करेगा, एक मैग्नेटिक फोर्स अप्लाइड करेगा सर। वो कितना होता है सर, वो होता है IL क्रॉस B, IL क्रॉस B। ये आर्टिकल हम यहाँ पे यूज करें क्या, कि अगर इफ ए कंडक्टर वायर, कोई कंडक्टर वायर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ हो, जिसकी लेंथ कितनी है, L है,
और उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, I एम्पियर। ठीक है, एक कंडक्टर वायर जिसकी लेंथ कितनी है, L है, जो किसमें रखा हुआ है, किसमें पुट है, बी मैग्नेट में, और उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, I एम्पियर। तो इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस कंडक्टर वायर पर क्या अप्लाइड होगा सर, एक मैग्नेटिक फोर्स अप्लाइड होता है जो कितना होता है, F बराबर I L क्रॉस B। तो बताइए क्या ये केस यहां पर भी अप्लाई होगा क्या? आप देखो, अगर हम ये जो लूप है उसका हर एक पार्ट, इसकी ये जो साइड है PQ, सर ये भी कंडक्टर वायर है, ये जो साइड QR है सर ये भी कंडक्टर वायर के इक्विवेलेंट ले सकते हैं, और जो RS है या SP है सर हम इसको अलग-अलग कंडक्टर वायर से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। ओके, तो अब आप मानिए कि सर ये हमारे पास क्या है, एक कंडक्टर वायर है जिसकी लेंथ कितनी है, स्मॉल l है, जो किस में रखा है, V1 मैग्नेट में रखा हुआ है, और सर इसमें I एम्पीयर करंट फ्लो है, इसमें I एम्पीयर करंट फ्लो है। तो बताइए ये जो वायर है कंडक्टर वायर है जिसकी लेंथ कितनी है, L है, और वो किस में रखा है, V1 मैग्नेट में रखा हुआ है, और कितना करंट फ्लो हो रहा है, I एम्पीयर। तो इस मैग्नेट V1 के कारण सर यहाँ पर फोर्स अप्लाइड होगा, एक मैग्नेटिक फोर्स अप्लाइड होगा सर सिमिलर वे में। सर यहाँ भी तो करंट फ्लो हो रहा है, और सर ये भी मैग्नेट में रखा हुआ है, ठीक है, और इसकी ब्रेथ कितनी है, स्मॉल b है। तो सर यहाँ इस कंडक्टर वायर पर भी क्या लगेगा, फोर्स अप्लाई होगा। सर यहाँ पर भी करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ भी करंट फ्लो हो रहा है, तो एवरी साइड पे करंट फ्लो हो रहा है, इसलिए एवरी साइड पर क्या लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स अप्लाइड होगा। तो हम मान लेते हैं कि सर यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स है सर वो कितना अप्लाइड हो रहा है, सर F1, और सर यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स अप्लाइड हुआ सर वो कितना होगा, F2। ठीक है, पर ये जो अप्लाइड फोर्स F1 F2 है सर वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, एक दूसरे के क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। क्यों? क्योंकि सर इसमें करंट कैसे है, अपवर्ड डायरेक्शन में, इसमें करंट कैसे है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो दोनों में फ्लो करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए अप्लाइड जो मैग्नेटिक फोर्स है सर उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, अपोजिट होगी। सेम वे से हम बात करें तो सर लेट अस सपोज यहाँ पे कितना फोर्स अप्लाइड हो रहा है, F3 मैग्नेटिक फोर्स लगा, और लेट अस सपोज सर यहाँ पे कितना फोर्स अप्लाइड हो रहा है, सर F4 मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। आप देखो ये जो मैग्नेटिक फोर्स F3 F4 है सर ये भी अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाइड होंगे। क्यों? क्योंकि सर इसमें और इसमें जो फ्लो करंट है सर वो भी अपोजिट डायरेक्शन में है, इसमें करंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, इसमें करंट बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो सर फ्लो करंट अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए अप्लाइड फोर्स क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। अब हियर आप सबसे पहले F1 कैलकुलेट करें, फिर F2 कैलकुलेट करें, फिर F3 और फिर F4, और जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि जो अप्लाइड फोर्स F3 है और जो अप्लाइड फोर्स F4 है सर ये मैग्नीट्यूड में सेम होंगे और डायरेक्शन में क्या होंगे, अपोजिट होंगे। ये जो दोनों फोर्स है सर ये जो दोनों फोर्स है वो क्या होंगे, मैग्नीट्यूड में सेम होंगे और डायरेक्शन में क्या होंगे, अपोजिट होंगे, इसलिए ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। बट ये दोनों डायरेक्शन में तो अपोजिट होंगे पर इनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा, इसलिए रिजल्टेंट फोर्स अप्लाइड होगा, और सर रिजल्टेंट फोर्स के कारण ये मूव क्या होगा सर, यहाँ वर्क डन होगा। क्या होगा, यहाँ पे वर्क डन होगा। तो वो वर्क डन ही कैलकुलेट करेंगे कि यहाँ इस रिजल्टेंट फोर्स के कारण कितना कार्य हुआ। ठीक है, कितना कार्य हुआ। तो दैट्स ऑल, सबसे पहले हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, F1 की, फिर किसके निकालेंगे, F2 की, फिर F3 और फिर F4। तो सबसे पहले निकाल रहे हैं अप्लाइड फोर्स। क्या निकाल रहे हैं, अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स साइड PQ कितना है, F1। जो अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स साइड PQ कितना होगा सर, इस पे सर यहां से निकालेंगे कि यदि इफ L लेंथ का एक कंडक्टर वायर B मैग्नेट में पुट है और इसमें I करंट फ्लो हो तो उसमें कितना फोर्स अप्लाइड होता है सर, IL into B, IL क्रॉस B होता है। तो सर यहाँ पे कितना अप्लाइड होगा, तो बताइए सर कितना करंट फ्लो हो रहा है, I एम्पियर। कितना करंट फ्लो हो रहा है, अगर हम F1 निकालेंगे तो कितना करंट फ्लो हो रहा है, बताइए सर I एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। लेंथ कितनी है सर, L लेंथ है, किस में रखा है सर, B1 मैग्नेट में, तो कितना आएगा, फिर ये होगा IL क्रॉस B1, L क्रॉस B1।
ठीक है। और अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो हमारे पास आ जाएगा F1 कितना आएगा सर, ये आएगा ILB1 into sin of थीटा। बट हियर यहां जो थीटा है सर वो है लेंथ और मैग्नेट के बिटवीन एंगल। और आप देखो मैग्नेट ऑलवेज क्या है सर, इस प्लेन के क्या है बताया था, परपेंडिकुलर है, या तो प्लेन के परपेंडिकुलर आउटसाइड या फिर इनसाइड, ठीक है। तो यहाँ L और B आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, थीटा कितना होगा 90, तो हियर थीटा विल बी 90। तो बोलो F1 कितना आ जाएगा सर, F1 हमारे पास आ जाएगा ILB1 into sin of 90, बट sin 90 कितना होता है 1 होता है, sin 90 कितना होता है 1 होता है, इसलिए हम कहेंगे, हम क्या बोल कर सकते हैं कि सर यहाँ पर जो अप्लाइड फोर्स F1 होगा सर वो आ जाएगा ILB1। वी नो sin 90 कितना होता है 1, sin 90 कितना होता है 1। तो ये लो हमने अप्लाइड फोर्स निकाल लिया किस पर, PQ साइड पर। अब ऐसे आप RS साइड पे निकालो, अगर हम इस RS साइड पे निकालेंगे अप्लाइड फोर्स तो कितना आएगा सर, वही आएगा, लेंथ कितनी है इसकी L है, किस में रखा है B मैग्नेट में, करंट कितना फ्लो है I एम्पियर। तो आप देखो यहां से यहां आने में क्या चेंज होगा सर, लेंथ वही है L, सर यहां पे लेंथ L है, करंट कितना है I, सर इसमें करंट I है, केवल क्या चेंज हो रहा है सर, मैग्नेट चेंज हो रहा है। सर यहां मैग्नेटिक फील्ड कितना था B1 और सर यहां मैग्नेटिक फील्ड कितना हुआ B2, तो इसमें क्या चेंज होगा, केवल यहां B1 है तो अब कितना आ जाएगा B2। तो हम बोलेंगे सिमिलर वे अप्लाइड फोर्स ऑन साइड RS कितना आएगा सर F2, कितना आने वाला है सर, वो आएगा, करंट वही I एम्पियर है, कितना है सर L है, बस केवल क्या चेंज होगा सर, मैग्नेट B2, यहां ILB1 और यहां ILB2। तो आप देखो कि ये जो अप्लाइड फोर्स F1 और F2 है सर, इनके डायरेक्शन तो ऑपोजिट है पर इनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, मैग्नीट्यूड इनका सेम नहीं है। अब अगर आप फोर्स F3 कैलकुलेट करें, फिर फोर्स F4 कैलकुलेट करें, तो आप देखें F3 और F4 में तो डायरेक्शन भी अपोजिट होगी और इनका जो अप्लाइड फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो भी सेम होगा। तो अब हम क्या निकाल रहे हैं, अप्लाइड फोर्स F3, क्या निकाल रहे हैं, अप्लाइड फोर्स ऑन साइड, कौन है सर QR, कितना होगा सर F3। अब बताइए फॉर्मूला तो वही है आपके पास में, क्या IL क्रॉस B, क्या होगा सर ILB साइन ऑफ थीटा, पर थीटा यहाँ पे कितना है 90, देखो यहाँ भी थीटा 90 है, यहाँ भी थीटा 90 है, यहाँ भी थीटा 90 और यहाँ तो कितना होगा sin 90 कितना होगा, तो कितना होगा ILB, बस करंट कितना है I एम्पियर, लेंथ कितनी है इसकी B, तो कितना होगा सर IL। अब देखो यहाँ पे आप निकालोगे तो लेट अस सपोज मैग्नेट कितना है B3 है, तो सर यहाँ पर भी कितना होगा B3, यहाँ पर भी कितना होगा B3 होगा। लेट अस सपोज यहाँ मैग्नेट कितना B है सपोज करो, ठीक है, यहाँ आपने मान लिया कि मैग्नेट कितना B है, तो सर सामने भी मैग्नेट कितना होगा B। ऐसे ही देखो सर आप इस पॉइंट पे देखें तो सर यहाँ मैग्नेट B' है, तो सर यहाँ भी मैग्नेट कितना होगा B' होगा। तो आप देख रहे हैं कि सर यहाँ आप F3 और F4 निकालेंगे, एवरी पॉइंट के लिए निकालो आप, तो सर ये फोर्स इस फोर्स के इक्वल आएगा, ये फोर्स इस फोर्स के इक्वल आएगा, ये फोर्स इस फोर्स के इक्वल आएगा। यहाँ आप F3 F4 देखोगे ना तो डायरेक्शन में क्या है अपोजिट, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा सेम होगा। ये कितना आया ILB आया, सपोज करो यहाँ पे कितना B मैग्नेट है, तो कितना आएगा ILB, कितना आएगा ILB। तो सिमिलर वे में अगर आप F4 निकालें, क्या निकालें F4, आप यहाँ पे F4 निकालें तो सर वही लेंथ कितनी है B है, L नहीं आएगा, यहाँ लेंथ कितनी स्मॉल b है, तो कितना आएगा I स्मॉल b और कैपिटल B। अब सर इसका निकालें, करंट कितना फ्लो हो रहा है I एम्पियर, सर लेंथ कितनी इसकी है B, और सर मैग्नेट कितना, तो सामने कौन है B, तो सर अपोजिट वाला जो पॉइंट है उस पे कितना होगा B होगा। मैग्नेटिक कब चेंज होगा, बोलिए मैग्नेट चेंज कब होता है, जब हम आगे फॉरवर्ड या बैकवर्ड जाएंगे। इस लाइन पे तो मैग्नेट क्या है सेम है,
तो यहाँ पर कितना है b, तो यहाँ पर भी कितना होगा b, तो F4 भी कितना आएगा I स्मॉल p और कैपिटल B। तो आप देख रहे हैं F3 और F4, F3 और F4 ये दोनों डायरेक्शन में क्या है अपोजिट, और मैग्नीट्यूड में क्या है सेम, इसलिए ये फोर्स आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। ऐसे देखो यहाँ जो फोर्स अप्लाइड हुआ F3 और यहाँ जो फोर्स अप्लाइड F4, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। मतलब इस साइड पे जो अप्लाइड फोर्स है वो इस साइड पे अप्लाइड फोर्स के से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो जो रिजल्टेंट फोर्स है वो केवल क्या आएगा F1 F2, F1 F2। तो हमें क्या कहना है कि जो साइड QR है और जो साइड PS है, तब उस पे जो अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड जो मैग्नेटिक फोर्स है वो सर मैग्नीट्यूड में क्या है सेम है और डायरेक्शन में क्या है अपोजिट है, इसलिए रिजल्टेंट फोर्स कितना आने वाला है F1 F2। तो हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम कहेंगे सर रिजल्टेंट फोर्स क्या बोलेंगे, थस द रिजल्टेंट फोर्स, ये F3 F4 तो कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा F1 F2। तो हम बोलेंगे थस रिजल्टेंट फोर्स applied on loop is क्या आएगा F1 F2। रिजल्टेंट फोर्स कितना अप्लाइड होगा F1 F2 होगा। तो बताइए F1 कितना है सर, ये रहा कितना बताइए F1 सर ILB1, F2 कितना है ILB2। तो सर रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा ILB1 माइनस ये कितना होगा ILB2। हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो क्या बोल सर I कॉमन निकलेगा तो कितना आएगा सर, ये आएगा I और L कॉमन निकाल लीजिए, I और L, तो यहाँ आएगा सर B1 B2 हो गया। अब बताइए ये हमने फोर्स निकाल लिया, अब यहां पर एक फोर्स अप्लाइड हुआ, क्या हुआ कि जैसे इसमें करंट फ्लो होता है तो सर इस लूप पर एक फोर्स अप्लाइड होता है जो क्या करता है, बोलिए ये फोर्स क्या करेगा सर, इस लूप के मोशन का मूविंग का क्या करेगा विरोध करेगा। क्यों सर, हम बता दिया लेंज का लॉ क्या कहता है सर, डेवलप इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन सदैव उस करंट का विरोध करती है जिसके कारण उसका डेवलपमेंट हो रहा है। तो बताओ यहाँ करंट के डेवलप का कारण क्या है सर, लूप का मोशन करना। यहाँ जो करंट डेवलप हुआ, इंड्यूस करंट जो डेवलप हुआ, तो उसका कारण क्या है सर, लूप का मोशन करना। तो करंट उसका क्या करेगा विरोध करेगा, क्या करेगा कॉन्ट्रडिक्शन करेगा, विरोध करेगा। तो एक फोर्स अप्लाई करेगा कि कौन सी साइड में सर लूप के मूविंग डायरेक्शन के अपोजिट, लूप आगे की तरफ मोशन मूव कर रही है और ये जो रिजल्टेंट फोर्स है सर वो कहां अप्लाइड होगा सर, अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाइड होगा। तो लूप आगे मोशन करना चाह रही है और फोर्स क्या कर रहा है, उसको आगे जाने से क्या कर रहा है, रोक रहा है। तो इस फोर्स के द्वारा इस लूप पर कितना वर्क डन होगा, फोर्स के द्वारा इस लूप पर कितना वर्क डन होगा, तो हम लिखना चाह रहे हैं वर्क डन, ठीक है, हम बोलेंगे वर्क डन बाय फोर्स, टोटल वर्क डन by force on loop कितना होगा W सर, हम जानते हैं क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। सर ये लूप ऐसे आगे फॉरवर्ड कर गई थी, कितना सर बताया था आपने सर, x डिस्प्लेसमेंट हुआ था सर, कितना आया था सर, v इनटू डेल t, बता दिया था आपने कि सर ये लूप है सर, वो x डिस्प्लेसमेंट आगे हुआ, तो इस x डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट ये फोर्स कितना वर्क करेगा, तो सर वो ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होगा। तो बताइए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तो वर्क कितना होगा सर, इसकी वैल्यू पुट करें, किसकी वैल्यू पुट करें सर, एक तो x की वैल्यू पुट, तो फोर्स कितना है सर, फोर्स तो है IL B1 माइनस B2, ओके। और सर इनटू में डिस्प्लेसमेंट कितना है सर, डिस्प्लेसमेंट सर हमने निकाला, ये रहा क्या है सर, B इनटू डेल t कितना होता है सर, ये सर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है सर, V इनटू डेल t होता है। तो आप लिखेंगे
सर V इंटू डेल टी हो गया क्या? तो सर ये हमने टोटल वर्क डन निकाल लिया। अब इसमें हम एक वैल्यू आउटपुट कर सकते हैं सर, किसका? इंड्यूस्ड करंट का, कि इस लूप में कितना इंड्यूस करंट डेवलप हुआ था सर, ये हमने कैलकुलेट कर रखा है। लूप में कितना इंड्यूस करंट डेवलप हुआ था सर, वो हमने कैलकुलेट कर रखा है। तो कितना सर? ये रहा। स्मॉल आई कितना था सर? ये नेगेटिव साइन तो छोड़ दीजिए सर, ये तो डायरेक्शन को शो करेगा। तो आई मैग्नेटिक कितना है सर? ये होगा B1 माइनस B2 LV अपॉन R। तो ये जो करंट है सर वो हम इसमें पुट कर लेंगे। तो बताइए हमारे पास जो वर्क डन होगा सर वो कितना आएगा? तो आप सर इस आई की वैल्यू पुट करें तो कितना आएगा बताइए सर? ये आ जाएगा आपका B1 माइनस B2 और कितना होगा? LV और अपॉन में कौन है? R। किसकी वैल्यू पुट की? आई की। और इसके बाद एक बोला है ये आपका कौन है सर? ये L B1 माइनस B2 और कितना है सर? V डेल टी। V डेल टी। तो क्या हमने इसमें आई की वैल्यू पुट कर दी क्या? बताइए क्या हमने इसमें आई की वैल्यू पुट कर ली है क्या? अब जैसे आप आई की वैल्यू पुट करेंगे तो सर हमारे पास क्या आ जाएगा? देखिए हमारे पास कितना आएगा? जो हमारे पास वर्क डन आएगा सर वो कितना हुआ? तो देखिए वर्क डन हमारे पास होगा देखिए टोटल वर्क डन कितना आएगा सर? टोटल वर्क डन हमारे पास आ जाएगा, मल्टीप्लाई करिए सर, किसकी वैल्यू पुट कर दी सर? आई की। तो कितना होगा सर? देखो B1 माइनस B2 इंटू B1 माइनस B2 L इंटू L V इंटू V। तो ऑल सब स्क्वायर हो जाएंगे तो क्या होगा? ये B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर। B1 माइनस B2 इंटू B1 माइनस B2 कितना होल स्क्वायर इंटू क्या आएगा बताइए? तो ये आएगा L इंटू L L स्क्वायर सर, V इंटू V V स्क्वायर और सर अपॉन में कौन है सर? R और साथ में कौन है? डेल टी। साथ में कौन है? डेल टी है। तो इक्वेशन नंबर ठीक है फर्स्ट डाल देते हैं। तो ये है टोटल वर्क डन, जो नेट फोर्स है उसके कारण इस लूप पर टोटल वर्क डन कितना हुआ सर वो हमने निकाल लिया। ठीक है, इतना वर्क डन होगा जो इंड्यूस करंट के कारण जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है सर वो इतना वर्क डन करेगा जो कि लूप के आगे जाने का क्या करेगा? विरोध करेगा। ठीक है, अब सर इतना वर्क डन हुआ तो सर ये वर्क डन गया कहां? एनर्जी कन्वर्जन देखना चाह रहे हैं ना कि सर एनर्जी कन्वर्जन क्या होता है सर? ना एनर्जी कभी डिस्टॉर्ट होगी ना एनर्जी डेवलप होती है, केवल एनर्जी का फॉर्म कन्वर्ट होता है। एनर्जी को केवल एनर्जी का फॉर्म कन्वर्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में जाएगी? मैकेनिकल एनर्जी। सर मैकेनिकल किस में आएगा? इलेक्ट्रिकल में। इलेक्ट्रिकल किस में आएगा? लाइट एनर्जी में। तो हम एनर्जी की फॉर्म चेंज कर सकते हैं, ना हम उसको डेवलप कर सकते हैं ना हम उसको डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सर इतना वर्क डन जो हमारा हुआ सर वो एनर्जी गई कहां? तो ये जो एनर्जी है वो हमें लूप पर वापस से गेन हो जाती है। ये आपकी लूप है, हमें क्या शो करना है कि सर जितना भी वर्क डन हुआ सर वो जो एनर्जी है सर वो हमें वापस से गेन होनी चाहिए। अब किस फॉर्म में गेन होनी चाहिए? तो देखो यहाँ ये जो जितना वर्क डन हुआ ये कंप्लीट एनर्जी वापस से हमें गेन हो जाएगी। सर किस रूप में? सर हीट के रूप में होगी। किस रूप में हो जाएगी? हीट के रूप में हम इसको वापस प्राप्त कर लेंगे। देखिए ये जो रेक्टेंगल लूप है आपका यही था सर, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, इसका रेजिस्टेंस कितना माना? R माना, और कितने टाइम तक फ्लो हुआ इसमें करंट? डेल टी टाइम तक। कितने टाइम तक फ्लो होता है? डेल टी टाइम तक। तो अगर इस लूप पर आई करंट डेल टी टाइम तक फ्लो हो रहा है और इसका रेजिस्टेंस कितना है? कैपिटल R है। ये जो लूप है इसमें आई करंट अगर डेल टी टाइम तक फ्लो हो रहा है उसका रेजिस्टेंस कितना है? R है। तो सर इसमें कितनी हीट प्रोड्यूस होगी? हम जानते हैं कि जब किसी कंडक्टर वायर में आई एम्पीयर की धारा फ्लो हो तो इसके रेजिस्टेंस के कारण यहां पर सर हीट डेवलप होता है। क्या डेवलप होता है सर? हीट। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट में कन्वर्ट होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। सर कितनी हीट डेवलप होगी? तो वो होता है I स्क्वायर R डेल टी। अगर आई करंट डेल टी टाइम तक फ्लो हो और रेजिस्टेंस कितना हो? R हो, तो कितना हीट प्रोड्यूस होगा सर? I स्क्वायर R डेल टी।
तो यहाँ पर भी हमें ये निकालना सर, यहाँ पे कितना हीट प्रोड्यूस होगा, इसका जो रेक्टेंगल लूप है सर उसपे कितना हीट प्रोड्यूस होगा, तो हम वही निकाल रहे हैं। क्या सर, इस लूप पर कितना हीट प्रोड्यूस हुआ, इस लूप पर कितना हीट प्रोड्यूस हुआ, तो हम कह सकते हैं इफ resistance of this loop is capital R, then heat produced, then heat produced due to induced current, क्या कहा कि यदि इसका रेजिस्टेंस कितना R है तो सर यहाँ कितना हीट प्रोड्यूस होगा, तो हम बता चुके हैं कि यदि इफ I एम्पीयर का करंट डेल्टी टाइम तक फ्लो हो और रेजिस्टेंस कितना हो R हो, तो कितना हीट प्रोड्यूस होता है I स्क्वायर R डेल्टी, तो बोलो कितना आएगा H बराबर, सर ये आएगा I स्क्वायर R डेल्टी। लूप पर इतना हीट प्रोड्यूस होगा, इतना इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब हमें देखना है सर कितना हीट हमें गेन हुआ, यहाँ लूप पर कितना हीट हमें मिला, तो सर वो मिला H बराबर कितना होगा I स्क्वायर R डेल्टी। अब वापस से अगेन इसमें किसकी वैल्यू पुट करें, I की, सर कितना होता है सर, I तो बता दिया आपने, I इक्विवेलेंट कितना है सर B1 माइनस B2 LV अपॉन R, ये है आपका स्मॉल आई, निकाल चुके। डेवलप इंड्यूस करंट या फ्लो इंड्यूस करंट ऑन दिस लूप कितना है सर, B1 माइनस B2 LV अपॉन R, तो ये वैल्यू पुट करें तो H हमारे पास कितना आएगा सर, ये आएगा आपका, करेंगे तो ये आ जाएगा B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर और L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन में कौन है R स्क्वायर, किसकी वैल्यू पुट कर दी I की, होल स्क्वायर कर दिया I को, इनटू में कौन है R और साथ में कौन है डेल्टी, तो देखो एक R से एक R कैंसिल हुआ, तो हमारे पास H कितना आ गया सर, ये आ गया B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर और कौन है सर L स्क्वायर और V स्क्वायर और अपॉन में कौन है R और साथ में कौन है डेल्टा। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 पर आप इक्वेशन 1 में हमने क्या निकाला सर, वर्क रिजल्टेंट फोर्स के द्वारा कितना वर्क हुआ, और इक्वेशन 2 में हमने क्या निकाला, कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही। और फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर हम लिखें, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, हमें क्या मिलने वाला है, आप देखो W बराबर H, आप देखो W कितना है सर, B1 माइनस B2 होल स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन R डेल्टी, सर H भी वही है सर, B1 माइनस B2 होल स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन R डेल्टी। तो आप देख रहे हैं जितना हमने वर्क डन किया, मतलब फोर्स के द्वारा जितना वर्क डन होता है, जितनी एनर्जी हमने खर्च की उतनी एनर्जी वापस से हमें मिल रही है, उतनी ही एनर्जी हमें वापस से मिली है सर, किसके रूप में, हीट के रूप में। तो इसका मतलब एनर्जी ना डेवलप हुई ना डिस्ट्रीब्यूट हुई, जितनी एनर्जी हमने फोर्स के द्वारा जितना वर्क डन हुआ, जितना कार्य में हमें ऊर्जा खर्च करनी पड़ी सर, उतनी एनर्जी वापस से हमें गेन हो रही है, किसके रूप में सर, हीट के रूप में। तो एनर्जी ना डिस्ट्रीब्यूट हुई ना डेवलप हुई, जितनी एनर्जी हमने लूप को दी, लूप ने उतनी ही एनर्जी हमें वापस से लौटा दी, किस फॉर्म में सर, हीट के रूप में। तो W बराबर H, तो यही कौन है आपका एनर्जी कन्वर्जेशन है, यही कौन है, इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट इंड्यूशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेट इंड्यूशन है जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण घटना है सर, उसमें एनर्जी कन्वर्जेशन लॉ फॉलो होता है, ऊर्जा संरक्षण नियम की पालना होती है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़े क्वेश्चंस के रूप में आ सकता है कि रेक्टेंगल लूप नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या है, मूविंग पोजीशन में था, तो उसके मोशन के कारण कितना वोल्टेज कितना करंट डेवलप हुआ, वो इसका फर्स्ट पार्ट था, वो डेवलप करंट निकाला, डेवलप वोल्टेज निकाला। और साथ में सेकंड पार्ट में हमने क्या किया कि सर यहाँ हमने ये शो किया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट इंड्यूशन है सर, उसमें एनर्जी कन्वर्जेशन लॉ फॉलो होता है, ऊर्जा संरक्षण नियम की पालना होती है।